Hello friends, welcome to channel and this is the second lecture of this 20-day crash course. इस क्रैश कोर्स में हम लोग सभी 10 यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं आने वाले 20 दिनों में। और इसका जो पहला लेक्चर था ऑन दी यूनिट 1 दैट इज सोशल वर्क हिस्ट्री, समाज कार्य का इतिहास के बारे में हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। और उसके जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेटिव फैक्ट थे, उसमें थ्योरी थी, सभी को डिस्कस कर लिया था। और इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम यूनिट सेकंड का जो सोसाइटी और कम्युनिटी वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे आज। और कल डिस्कस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका जो बेनिफिट है सभी को मिल सके। सो लेट स्टार्ट। सो लेट अंडरस्टैंड दी सोसाइटी। सोसाइटी होता क्या है बेसिकली? जहाँ पर एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग, मेंबर लोग साथ में रहते हैं, वो एक समाज को बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राह्मण समाज, ब्राह्मण सोसाइटी। तो ये क्या है? यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप के लोग मेंबर साथ में रहते हैं और डेजिग्नेट होते हैं, एक प्रकार के काम करते हैं और वो समाज बनाते हैं। बोल सकते हैं कि सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, जहाँ पर एक रिलेशनशिप का ऐसा सिस्टम जहाँ पर वो एक सेम टाइप के नॉर्म्स फॉलो करते हैं, सेम टाइप के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं और एक समाज का स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेंशन है, यहाँ पर डेफिनेशन डिफरेंट थिंकर के द्वारा। जैसे कि गिडिंग्स ने इसकी डेफिनेशन दी सोसाइटी की, द नंबर ऑफ द लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, मतलब एक जगह रहने वाले वो लोग जो एक जैसे हैं, एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे काम करना पसंद करते हैं, वर्किंग टुगेदर फॉर द कॉमन एंड। और उनका एक ही लक्ष्य होता है और उसको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वो साथ में काम करते हैं, साथ में रहना पसंद करते हैं, एक ही जैसे होते हैं, तो दे एन्जॉय देयर माइंडनेस। एंड मैकाइबर और पेज के द्वारा इसको ऐसे डिफाइन किया गया है कि सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ यूजेज एंड प्रोसेसेस। इसमें बहुत सारे कुछ यूजेज होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसकी अथॉरिटी भी होती है एक ग्रुप की, एक सोसाइटी की, और उनके बीच म्यूचुअल एड एंड मैनी ग्रुपिंग्स एंड द डिविजन्स ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स एंड लिबर्टीज। तो ये मैकाइबर के द्वारा बोला गया। और गिंग्सबर्ग ने बोला, इन्होंने बेसिकली फोकस किया है बिहेवियर पे। इन्होंने बोला कि ये एक समाज, एक सोसाइटी है, उसमें डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल एंड बाय सर्टेन बिहेवियर्स एंड मोड ऑफ बिहेवियर्स। मतलब उनका जो बिहेवियर होता है सबका सेम होता है लगभग, तभी वो एक समाज बना पाते हैं। और जो लोग इस बिहेवियर में या इस समाज में फिट नहीं होते हैं, वो लोग इस समाज का हिस्सा नहीं बन पाते हैं अगर उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा भी अलग है। तो ये एक समाज में एक ही टाइप के लोग रहते हैं, इन्होंने ये बोला, और उनका बिहेवियर भी सेम होता है। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है? यहाँ पर मैकाइबर, बुगार्डिस और लुंजबर्ग के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है कम्युनिटी को। एक एक करके तीनों की तीनों जो थिंकर हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उन्होंने कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया है। मैकाइबर बोलते हैं कम्युनिटी बेसिकली एक ऐसा एरिया है, एक सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जहाँ पर कुछ लोगों के बीच में एक सामंजस्य चीज़ें होती हैं। जैसे कि सामंजस्यता कैसे बैठाएंगे, अगर हम बात करें, कुछ लोग हैं अगर एक जगह रहना चाहते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन आइडिया, कॉमन थॉट, कॉमन एथनिसिटी। ये सभी के सभी जो लक्षण होते हैं, इसी की वजह से एक कम्युनिटी बनती है। तो मैकाइवर ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि उनके बीच में सम डिग्री ऑफ सोशल कोहेंशन होता है, उनके बीच में सामंजस्यता होती है, तभी एक कम्युनिटी बनाते हैं वो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं लुंजबर्ग के द्वारा इसको डिफाइन किया गया है कम्युनिटी को। ये कम्युनिटी को बताते हैं कि कम्युनिटी बेसिकली एक ह्यूमन पॉपुलेशन है जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है और वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और इसी प्रकार से वो कम्युनिटी को फॉर्म करते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। और बोगार्डिस बोलते हैं कि कम्युनिटी इज़ अ सोशल ग्रुप, एक समाज ग्रुप है जिसमें लोगों के बीच में एक बी फीलिंग होती है। बी फीलिंग का मतलब होता है कि सेंस ऑफ सेंटिमेंट्स उनमें जुड़े होते हैं आपस में, एक दूसरे के प्रति बिलोंगनेस होती है, लव, रिस्पेक्ट, ये सभी के सभी जो होते हैं सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग्स, इनके आधार पर वो एक कम्युनिटी को बनाते हैं। तो बोगार्डिस इसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि लोगों के बीच में बी फीलिंग होती है, अपनेपन की भावना होती है, उनके बीच में सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, ये दर्शाते हैं एक कम्युनिटी को। इसी प्रकार से यहाँ कुछ विशेषताएं कम्युनिटी की जो होती हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह रहते हैं, लोकेलिटी होती है, सेंटिमेंट्स होते हैं, बी फीलिंग होती है, उनमें बिलोंगनेस होती है, और परमानेंसी, मतलब वो लोग मूवमेंट नहीं करते, बार बार एक जगह से वहाँ, यहाँ से वहाँ नहीं जाते, एक ही जगह रहना पसंद करते हैं। एंड नॉट मेड बाई एक्ट ऑफ बिल, और किसी से मतलब एक्ट ऑफ बिल कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता रहने के लिए,
उनके सेंटिमेंट्स के आधार पर ये होता है, वो अपने आपस में रहते हैं मिलजुल के। कॉमननेस होती है, ऑफकोर्स कॉमननेस होगी तभी वो लोग एक जगह रहेंगे, तभी उनके बीच में सामंजस्य बैठेगा। स्पेसिफिक नेम होता है कम्युनिटी का, ब्रांड्स होते हैं, ये सभी सभी कुछ लक्षण हैं, विशेषताएं हैं कम्युनिटी की। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि कम्युनिटी के कुछ लक्षण बताइए, 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको बताना होगा कौन सा सही है। कभी कभी चारों ऑप्शन सही होंगे, आपको चूज करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, एक बार पढ़ लीजिए आप बस। वहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि बेसिकली कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिटी की। ठीक है, और ये बहुत ही कॉमन है, जैसे परमानेंसी, ग्रुप ऑफ पीपल, लोकेलिटी, कॉमननेस, ये तो बहुत ही कॉमन है, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या कॉमन है, क्या डिफरेंस है। सो लेट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटी एंड सोसाइटी। जैसा कि दोनों की डेफिनेशन से हमने अंडरस्टैंड किया कि कम्युनिटी और सोसाइटी क्या है, तो अब हम दोनों के जो डिफरेंस है उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। सो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन अ स्पेसिफिक एरिया और लोकेलिटी एंड शेयर दी कॉमन लाइफ। वो लोग कॉमन लाइफ शेयर करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, किसी खास पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, और उनके बीच में कॉमन सेंटिमेंट्स होते हैं, उनके बीच में वी फीलिंग की भावनाएं होती हैं। तो इसे ये कम्युनिटी होती है। और वहीं पर अगर हम सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी की, तो सोसाइटी इंक्लूड एवरी रिलेशन विच इज एस्टेब्लिश अमॉन्ग द पीपल। सोसाइटी हैज़ नो डेफिनेट बाउंड्री। सोसाइटी की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती है कि भाई इतनी सी जो जगह है यही सोसाइटी कहलाएगी। सोसाइटी यूनिवर्सल है, सोसाइटी बहुत बड़ी होती है। और अगर हम बात करें कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एंड कम्युनिटी इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी इन एग्जिस्ट विद इन दिस सोसाइटी। मतलब ये मान लो सोसाइटी है, और तो इसका एक छोटा सा हिस्सा होगी कम्युनिटी। ठीक है, ये कम्युनिटी, बहुत सारी कम्युनिटी हो सकती है एक सोसाइटी के अंदर। सो सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप विच कांट बी सीन और टच। और जैसा कि हम जानते हैं कि कम्युनिटी में लोगों के बीच में जो संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही सेंटिमेंट्स उनके बीच में होते हैं, आसपास लोग रहना पसंद करते हैं। बट सोसाइटी में ऐसा नहीं है, उनके बीच में संबंध कभी कभी इतने क्लोज नहीं होते हैं, ना ही उनके बीच में फीलिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं, लोग दूर दूर भी रहते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें लोग दे कांट बी टच और सीन। हो सकता है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हो, फिर भी एक सोसाइटी का हिस्सा हो सकता है कभी मिले ना उनसे, फिर भी वो एक सोसाइटी का हिस्सा हो। तो सोसाइटी बहुत बड़ा है, एक वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है। ओके, और जो कम्युनिटी है उसका हिस्सा होती है। सो कम्युनिटी इज अ कंक्रीट कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल रिसाइड टुगेदर इन अ जियोग्राफिकल एरिया। वही जैसे कि पहले बताया। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। सो लेट अंडरस्टैंड दी सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर एस एफ नाडर के द्वारा सोशल स्ट्रक्चर को बताया गया है कि सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली रिफर टू द नेटवर्क। उन्होंने एक नेटवर्क को बताया है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, नेटवर्क है। नेटवर्क किसका है? एक सामाजिक रिश्तों का, जो कि लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। व्हेन दे इंटरेक्ट विद ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस। जब लोग अपने एक जैसे लोगों के साथ मिलते हैं, सेम स्टेटस के साथ मिलते हैं, मतलब एक जैसे लोग लोग होते हैं उनके समाज में, उनके सोसाइटी में, या फिर ऐसे ही एक अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ सोसाइटी, उनकी सोसाइटी किस प्रकार की है, तो एक दूसरे से बात करते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक सामाजिक रिश्ते बनाते हैं। और वही सामाजिक रिश्ते होते हैं, वही मिलके बाद में एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ठीक है, तो कोई इंडिविजुअल जो कि एक सामाजिक रिश्ते के अंदर आता है, अर्थात एक सामाजिक रिश्ता बनाता है लोगों से, वो भी इसका पार्ट होता है। और वो सोशल जो एसोसिएशन है जिसका हिस्सा है कोई इंडिविजुअल, वो सोशल एसोसिएशन एसोसिएशन भी एक सोशल स्ट्रक्चर का पार्ट होती है। तो बोल सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना है, और इसके अंदर इंडिविजुअल्स इज ए यूनिट ऑफ सोशल एसोसिएशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, और सभी के सभी इसके अंदर आते हैं सोशल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, सभी के सभी इसका हिस्सा है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर बड़ा रूप है, और इसके अंदर ही ये जो सामाजिक रिश्ते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशन है, सभी के सभी इसका हिस्सा होती हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्था। संस्था क्या है? संस्था बेसिकली एक ऐसा जहाँ पर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि फैमिली है, घर है। फैमिली है तो फैमिली में कुछ रूल होते हैं, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, और जो ग्रैंड पेरेंट्स सबके लिए ये कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। स्कूल में भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं। टेम्पल हो, स्टेट हो, कंट्री हो, कोई भी संस्था हो, उसमें जहाँ पर भी कोई डॉक्ट्राइन होगी, कोई आइडिया, कोई नोशन, कोई इंटरेस्ट, उसी को बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैकाइवर ने इसको डिफाइन किया है कि कंडीशन ऑफ प्रोसीजर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटी।
ग्रुप एक्टिविटी करने के लिए, ग्रुप एक्टिविटी के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ उनकी विशेषताएं होंगी, उसके आधार पर एक सामाजिक संस्था बनाई जाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू समर, इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कंसेप्ट, आइडिया, उसमें आइडिया, नोशन, डॉक्ट्राइन, इंटरेस्ट, ये सभी के सभी बेसिकली एक सोशल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि फैमिली भी एक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, स्कूल भी है, वहाँ पे सेट ऑफ रूल्स होते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, टेम्पल भी है, टेम्पल में किस प्रकार से जाना है क्या, और स्टेट, सभी के सभी ये बेसिकली इसको बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करेंगे सोशल ग्रुप क्या होता है। तो सोशल ग्रुप क्या है? अ मैन इज अ सोशल एनिमल एंड हु कांट लिव इन आइसोलेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है और वो हमेशा अकेला नहीं रह सकता, आइसोलेशन में नहीं रह सकता है। सो हमेशा ही वो कोशिश करता है कि ग्रुप में रहता है और अपनी जो एक्टिविटी है, डेली की रूटीन एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करता है। तो उसके बोलते हैं सोशल ग्रुप। और सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जब लोग एक साथ रहना रहते हैं उसको ही सोशल ग्रुप बोला जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे म्यूचुअल रिलेशनशिप, लोगों के बीच में एक आपसी संबंध होते हैं, सेंस ऑफ यूनिटी भी होती है, और बी फीलिंग होती है। बी फीलिंग का मतलब होता है कि उनके आपस में जुड़ाव, एक सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं आपस में, एक दूसरे के प्रति कॉमन इंटरेस्ट होते हैं। सिमिलर बिहेवियर होता है उनका, सभी एक जैसे बिहेवियर वाले होंगे तभी वो एक जगह रह पाएंगे। और ग्रुप नॉर्म्स होती हैं उनके, कुछ कंडीशंस कुछ होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, उनके आधार पर वो एक समाज तैयार करते हैं। तो ये कुछ उनकी विशेषताएं हैं। सो आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब हम देखेंगे कि ग्रुप, जो ग्रुप होते हैं उनको क्लासिफाई करेंगे किस प्रकार से। डिफरेंट थिंकर ने ग्रुप को कैसे क्लासिफाइड किया है, कैसे बताया है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट अंडरस्टैंड दी क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप। ग्रुप को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है डिफरेंट थिंकर के द्वारा। तो सभी को एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं कि एफ.एल. गिडिंग्स के द्वारा बोला गया है। इन्होंने ग्रुप को क्लासिफाइड किया है दो में, जैसे कि एक जेनेटिकली, एक होता है कॉन्ग्रीग्रेट। जेनेटिक मतलब होता है कि अगर जेनेटिक ग्रुप वो होता है जब किसी फैमिली में जब कोई इंसान जन्म लेता है तो इनवॉलेंट्री वो उसी का हिस्सा होता है, तो वो जो ग्रुप कहलाता है उसे बोलते हैं जेनेटिक ग्रुप। एक होता है कॉन्ग्रीग्रेट ग्रुप, जब कोई इंसान, जब कोई मैन कोई दूसरी जगह से किसी पर्टिकुलर ग्रुप में आके रहने लगता है, उसके साथ रहता है, तो इसे बोलते हैं कॉन्ग्रीग्रेट ग्रुप। वो बेसिकली वॉलेंट्री ज्वाइन किया है किसी वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई किसी अलग स्टेट में पैदा हुआ है बट जाके और कहीं रहने लगे, काम करने लगे वहाँ पर, तो वो उस ग्रुप का हिस्सा बन जाता है, तो उसे बोलते हैं वॉलेंट्री ज्वाइन। और उसके बाद फिर जॉर्ज हैसन ने इसको क्लासिफाइड किया है ग्रुप को। इन्होंने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशन विद अदर ग्रुप, जैसे कि एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप ये है, तो उनके बीच में किस प्रकार के संबंध है। हो सकता है उनमें अनसोशल संबंध हो, उनके बीच में कोई संबंध ही ना हो, तब भी ये ग्रुप कहलाएंगे दोनों। स्यूडो सोशल हो, उनके बीच में संबंध हो सामाजिक, और एंटी सोशल हो, उनके बीच में कोई इस प्रकार का संबंध हो, प्रो सोशल हो। ये डिफरेंट टाइप के जो भी संबंध है ये भी दर्शाते हैं बेसिकली ग्रुप को, कि ये जो ग्रुप है, ये जो तो अलग अलग ग्रुप हैं वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। और यहाँ पर कूले ने भी डिफाइन किया है, ग्रुप को क्लासिफाइड किया है। कूले ने बेसिकली इसको तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी ग्रुप, एक सेकेंडरी ग्रुप और एक रेफरेंस ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होता है जब लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे कि ये ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर जो भी जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट्स जुड़े हैं, ये बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। जब लोग एक दूसरे के आपस में पास में रहते हैं और वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे को फेस टू फेस देख पाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जब लोग दूर दूर रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप, फॉर एग्जांपल एक सिटी है, ठीक है, तो हो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं बट हो सकता है एक दूसरे को नहीं जानते हो अच्छे से, उनके बीच में ऐसे कनेक्शन नहीं हो, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। फॉर एग्जांपल सिटी, नेशन, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, बट वो हो सकता है सभी एक दूसरे को नहीं जानते हो, फिर भी एक किसी ग्रुप का हिस्सा है ना, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्रुप। और रेफरेंस ग्रुप क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है, ये कोई इंडिविजुअल है, अब वो चाहता है कि इस ग्रुप का हिस्सा बन जाए, तो जहाँ उस ग्रुप में जैसे लोग रहते हैं, जैसे वो बिहेव करते हैं, तो वो भी उसी प्रकार से रहना पसंद करता है। वैन वन फाइंड अनदर पर्सन प्रोग्रेसिंग इन लाइफ, जब देखता है कि कोई इंसान ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है तो उसके मन में एक डिजायर होती है कि वो भी उसी प्रकार से प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। देन ही कंपेयर हिमसेल्फ विद द अदर एंड बिगिन बिहेविंग लाइक दैम, और उन्हीं की तरह व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो उस स्टेटस को, उस पोजीशन को अचीव कर पाए और उस ग्रुप का हिस्सा बन पाए। तो ये होता है रेफरेंस ग्रुप। सो ये तीन ग्रुप बेसिकली तीन यहाँ पर कूले के द्वारा इसको क्लासिफाइड किया गया था, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप और रेफरेंस ग्रुप। सो लेट अंडरस्टैंड दी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण इसमें क्या होता है?
इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारी सोसाइटी है, दैट इज़ वेरी हेट्रोजीनियस इन नेचर। उसका जो नेचर है, उसका स्वभाव है समाज का, बहुत ही हेट्रोजीनियस है, अर्थात बहुत भिन्नता होती है समाज में। जैसे कि बहुत सारे वी कैन फाइंड रिच पर्सन, पुअर पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पीजेंट भी होते हैं, वर्कर भी होते हैं हमारे समाज में, और बैगर होते हैं, भीख मांगने वाले होते हैं। एवरीवेयर सोसाइटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप क्लास, जैसे कि आर्थिक रूप से कमजोर लोग, पॉलिटिकली अनअवेयर लोग, सामाजिक रूप से कमजोर या रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ये सभी के सभी जो लोग होते हैं। और ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेसिकली क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्तियों को या ग्रुप ऑफ पीपल को उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी जो स्टेटस है, चाहे वो कमज़ोर हो या अमीर हो, गरीब हो, उनके स्थिति के आधार पर हम उनको रैंक करते हैं। उसको ही बोला जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। होप आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से रेमंड डब्ल्यू मुरे के द्वारा इन्हें दर्शाया कि जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इज अ हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू हायर लोअर एंड सोशल यूनिट, जैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हॉरिजेंटल डिवीजन का मतलब होता है कि लोगों को इस प्रकार से स्तरीकरण करना कि यहाँ पर जो पीजेंट हैं, यहाँ पर वर्कर हैं, यहाँ पर लेबर है, यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, इस प्रकार से जब लोगों को हॉरिजेंटली हम डिवीजन करते हैं, उसे बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। दो प्रकार का डिवीजन होता है, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल। बट यहाँ पर उन्होंने बात की है हॉरिजेंटल डिवीजन की। ठीक है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। सामाजिक बदलाव की जो इसमें से कुछ सोशलिस्ट, कुछ हिस्टोरियन थे, उनके द्वारा नंबर ऑफ थ्योरी को प्रपोज किया गया था सोशल चेंज को लेकर के। तो यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 कैटेगरी है सोशल चेंज की थ्योरी की। जैसे कि पहली है एवोल्यूशनरी थ्योरी, सेकंड इज साइक्लिक थ्योरी, एंड थर्ड इज कन्फ्लिक्ट थ्योरी, एंड फोर्थ इज फंक्शनल थ्योरी। सो लेट अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहली है इवोल्यूशनरी थ्योरी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो थ्योरी है बेसिकली आधारित है प्रोग्रेस पर, विकास पर, डेवलपमेंट पर। सो यहाँ पर एक थिंकर थे जिनका नाम था अगस्ट कॉम्टी। उनका ऐसा मानना था कि जो ह्यूमन सोसाइटी है दैट इवॉल्व इन अ यूनिलिनियर वे, दैट इज वन लाइन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब एक तरफा विकास होता है। और उनके द्वारा जो सामाजिक चेंज है दैट मीन्स प्रोग्रेस, इसका मतलब होता है प्रोग्रेस टुवर्ड द समथिंग बेटर, मतलब कुछ अच्छे के लिए, कुछ आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेस करना ही सोशल चेंज है इनके इनके अनुसार। ठीक है। और इन्होंने जो सोशल चेंजेस को बहुत ही पॉजिटिवली लिया है एंड आल्सो वेरी बेनिफिशियल। किसके लिए? हमारी सिविलाइजेशन के लिए, कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक अच्छे, एक सिंपल रूप से एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पर मॉर्गन ने भी इनको कुछ एग्जाम्पल लेके इसको दर्शाया है सोशल चेंज को। जैसे कि उन्होंने बेसिकली 3 स्टेज में इसको बताया है। पहली होती है सेवेगरी, दूसरी होती है बर्बनिज्म, तीसरी सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जो सिविलाइज लोग होते हैं, सभ्य लोग होते हैं। तो पहले जो असभ्य लोग होते हैं वे धीरे धीरे करके उनमें कुछ चेंजेस होते हैं और प्रोग्रेस होती है, फिर वो सिविलाइज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उन्होंने बताया इसका एवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो द सेकंड थ्योरी दैट इज साइक्लिक थ्योरी। साइक्लिक थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर साइक्लिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज इज फोकस ऑन दी राइज एंड फॉल ऑफ सिविलाइजेशन। बेसिकली इसका जो मेन फोकस है साइक्लिक थ्योरी का, वो किसी भी सिविलाइजेशन का किस प्रकार से वो राइज कर रही है, कैसे फॉल कर रही है, उस पर आधारित है। उसको अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट थिंकर हैं, उनके माध्यम से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। कि पहले थे दैट इज स्प्लेंजर। इन्होंने ये बताया, इनकी थ्योरी थी दैट इज डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन, की जो सिविलाइजेशन की जो डेस्टिनी होती है वो फिक्स होती है। कि फॉर एग्जांपल इसको इन्होंने दर्शाया है सिविलाइजेशन को एज ए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म कैसे होता है कि उसकी पहले से एक सिमिलर लाइफ साइकिल होती है। ठीक है। बर्थ होगी, मेच्योरिटी आएगी, फिर ओल्ड एज आएगी, फिर एक डेथ हो जाएगी। तो ये प्रोसेस होता है एक बायोलॉजिकल साइकिल में। तो इसी प्रकार से इन्होंने इसको सिविलाइजेशन की तरह बताया कि सिविलाइजेशन भी ऐसे ही होता है। जैसे कि उन्होंने बताया उनकी बुक में, एक बुक थी द डिक्लाइन ऑफ बार 1918। इन्होंने बताया कि जो मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड है इस समय, द सोसाइटी है दैट इज एंटरिंग इन दी पीरियड ऑफ डिके, कि धीरे धीरे वो डिके कर रही है। अभी जो मोस्ट सिविलाइज सोसाइटी है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ही माना जाता है, जो वेस्टर्न कंट्री है। अब लेकिन वो धीरे धीरे डिके कर रही हैं। और इसका जो एविडेंस है, उसके जो साक्ष्य हैं वो दर्शाते हैं, जैसे कि जो झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट जो होते हैं और सोशल ब्रेकडाउन होता है, उसकी वजह से धीरे धीरे जो उनकी सिविलाइजेशन है वो डिके कर रही है और ख़त्म हो जाएगी। सो दिस थ्योरी इज ऑलमोस्ट आउट ऑफ द फैशन। और आज के समय में ये जो थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी ये इतनी मान्य नहीं है। और इसके बाद दूसरी थ्योरी है
टॉनबी के द्वारा दी गई चैलेंज एंड रिस्पॉन्स की थ्योरी। तो इसमें इनकी बुक थी एक द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट, कि आप किस प्रकार से जो चैलेंजेस होते हैं समाज में, हमारी सोसाइटी में, अगर उसको किस प्रकार से आप हैंडल करते हैं और कैसे आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, वही आपको डिफाइन करेगा कि आप सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एवरी सोसाइटी फेस अ चैलेंज। एट फर्स्ट चैलेंज पोस्ड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के द्वारा पहले चैलेंज दिया जाता है, उसके बाद फिर कोई इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनिमी होते हैं हमारे समाज के, सोसाइटी के, उनके द्वारा। देन द नेचर ऑफ रिस्पॉन्स डिटरमाइन द सोसाइटी फेट। और आप किस प्रकार से जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उस चैलेंज को, वही दर्शाएगा कि आपकी जो सोसाइटी है उसका भविष्य क्या है। द अचीवमेंट ऑफ सिविलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ इट्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। और जो अगर सिविलाइजेशन के अगर अचीवमेंट की बात करें, तो अगर आप सक्सेसफुली रिस्पॉन्स कर पाते हैं जो भी चैलेंजेस हैं उनको, तभी आपकी सिविलाइजेशन है वो आगे आगे रह पाएगी, आगे फ्लरिश कर पाएगी। तो ये था चैलेंज एंड रिस्पॉन्स की कंसेप्ट। और तीसरा है थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ सोरोकिन। सोरोकिन के द्वारा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था सेंसेट एंड आइडिशनल कल्चर का। इनकी बुक थी सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स 1938। इसमें उन्होंने इसको व्याख्या की इसकी, और उन्होंने बताया कि जो समाज में बदलाव आते हैं, सोशल चेंजेस होते हैं, उसके दो ही रीजन होते हैं, एक सेंसेट एंड आइडिशनल कल्चर। सेंसेट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आप परसीव कर सकते हैं डायरेक्टली बाय द सेंस, सेंस के माध्यम से। जैसे कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, जो भौतिकवादी चीज़ें होती हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग होती हैं, उनको आप सेंसेस के माध्यम से उसको परसीव कर पाते हैं। और एडिशनल कल्चर का मतलब क्या है? ये ऐसी चीज़ें जिनको आप विच कैन परसीव बाय द माइंड, माइंड के माध्यम से। जैसे कि फेथ, रिलीजन, कंसर्न विद द फेथ एंड अल्टीमेट ट्रूथ, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, तो इनको आप माइंड के माध्यम से परसीव कर पाते हैं। सो विच इज जस्ट अपोजिट टू द सेंसेट कल्चर। तो इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था सोरकन के द्वारा, ठीक है, किस प्रकार से समाज में चेंजेस आते हैं। चौथा है, फोर्थ इज फंक्शनलिस्टिक्स थ्योरी। इसमें टैलकॉट पियर्सन ने बेसिकली काफ़ी फोकस किया है, और इन्होंने बताया है कि विच इज़ बेस्ड ऑन दी फंक्शनलिटी ऑफ सोसाइटी। कि मतलब हमारे समाज, हमारी जो सोसाइटी है उसमें इतनी एबिलिटी होती है, इसमें क्षमता होती है कि हमारे समाज में होने वाले जो चेंजेस होते हैं, जो भी डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस की वजह से, उसको वो काउंटर कर सकती है, उसको एब्जर्व कर सकती है, और अपनी जो समाज की जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन कर सकती है। तो इन्होंने समाज की फंक्शनलिटी पे काफ़ी फोकस किया है। और हमारे समाज में जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जैसे कि हमारे नॉर्म्स, कंडीशंस, वैल्यू समाज में जो होती है ना, वो जो रेडिकल चेंजेस होते हैं समाज में उसको रोकती हैं। किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं चाहते हैं जो हमारे समाज में जो वैल्यू होती हैं। एंड दैट इज सर्व टू होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। यही सब चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज को एक साथ में जोड़ती हैं, एक स्ट्रॉन्ग समाज, एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाती है। तो ये जो टेलकोट पियर्सन थे, इन्होंने मेन फोकस किया था फंक्शनलिटी पे, कि किस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है वो फंक्शन करती है, और कैसे वो टैकल करती है किसी प्रकार के जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस होते हैं उसको रोकने के लिए। और द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोशल चेंज। इसका जो थ्योरी का मेन फोकस है बेसिकली, इसमें क्या है, इसमें बताया है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसमें उसके कोई खास रीजन नहीं है, ना ही कोई इसके पीछे कोई इंटेलेक्ट है। ये जस्ट बिकॉज कि हमारे समाज में कुछ ऐसे फोर्स होते हैं, जैसे नेचुरल फोर्स होते हैं या सामाजिक जो सोशल चेंजेस, सोशल फोर्स होते हैं, या दोनों की वजह से हमारे समाज में बदलाव आते हैं। सो द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन फोर्सेस एंड द सर्कमटेंसेस, ऐसी कुछ सर्कमटेंसेस होते हैं हमारे समाज में जिसकी वजह से विच डिटरमाइन द कोर्स ऑफ सोशल चेंज, ठीक है। एंड समर केलर के द्वारा बताया गया है कि सोशल चेंज इज ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक दृष्टिकोण से इन्होंने इसको दर्ज समझाया है कि जो समाज में जो बदलाव आते हैं उसके पीछे आर्थिक फैक्टर, जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। सो द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज कन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली ये जो थ्योरी है मार्क्स के द्वारा, जो कार्ल मार्क्स थे उनके द्वारा दी गई थी। और उन्होंने दर्शाया था कि जो हमारे समाज में दो क्लास होती है, बेसिकली जो मेजर क्लास जो क्लास होती हैं वो होती हैं, एक लेबर क्लास होती है, एक अपर क्लास जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, ठीक है। तो उनके बीच में हमेशा से ही एक म्यूचुअल हॉस्टाइल बिहेवियर रहा है उनका आपस में, और इस वजह से उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होता रहा है। हिस्टोरिकली एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन दी एक्सप्लॉइटिंग, जो रिच होते हैं और जो एक्सप्लॉइटेड होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, पुअर होते हैं, वर्किंग क्लास होती है, उनके बीच में हमेशा ये झगड़ा रहा है। और दे कंसीडर कन्फ्लिक्ट एज अ नॉर्मल। और उनको लगता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो झगड़ा है, नॉर्मल है, एंड दैट इज़ नॉट अ एबनॉर्मल प्रोसेस।
सो दे आल्सो बिलीव दैट एग्जिस्टिंग कंडीशंस ऑफ एनी सोसाइटी, कि इस हमारे समाज की जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है, कि जो झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं लोगों के बीच में, रिच में पुअर में, यही जो कन्फ्लिक्ट है यही बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस लाएंगे हमारे समाज में। तो इस प्रकार से समाज में चेंज होगा। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बेसिकली जो थ्योरी दी गई थी, कन्फ्लिक्ट थ्योरी। सो लेट अंडरस्टैंड दी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, बहुत ही डायनामिक है नेचर में। और वैन दी वेरियस पार्ट ऑफ सोसाइटी आर प्रॉपरली एडजस्ट, जब हमारे समाज के डिफरेंट पार्ट हैं अगर प्रॉपर तरीके से फंक्शन करते हैं, एडजस्ट करते हैं, देन वी हैव अ वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी। तब हम एक अच्छी एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी देखते हैं। अगर वही जो सभी के सभी जो पार्ट हैं हमारे समाज के प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेंगे, आपस में सामंजस्य नहीं स्थापित करेंगे, then when they fail to adjust themselves, the changing condition of result is social disorganization। तो हमारा जो समाज है धीरे धीरे वो विखंडित होने लगता है, एंड दैट लीडिंग टू दी सोशल प्रॉब्लम्स। एक समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दुर्खाम के द्वारा बोला गया, इन्होंने डिफाइन किया है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को, कि इज अ स्टेट ऑफ डिस इक्विलिब्रियम एंड लैक ऑफ द सोशल सोलिडारिटी और कंसेंसस अमंग द देमसेल्फ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उस समाज के जो मेंबर हैं, उस समाज में जो रहने वाले लोग हैं, उनके बीच में कंसेंसस सोलिडारिटी खत्म होने लगती है। तो ये जो समाज है वो एक डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है, और ऐसा समाज आगे आगे नहीं बढ़ पाता है और डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आर आर ई एल फेरिस के द्वारा ये बताया गया कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर ऑफ अ ग्रुप आर ब्रोकन एंड डिजॉल्व। ये एक ऐसा प्रोसेस है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जिसके माध्यम से ये समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनके बीच में जो रिश्ते होते हैं, उनके वो रिलेशनशिप होते हैं, वो टूटने लगते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। सो यहाँ पर कुछ अप्रोचेज मेंशन है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की। So let understand one by one. So the first approach that is a social approach, social problem approach, कि जो हमारा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कुछ कारण होते हैं, कि जैसे कि अगर समाज में सोशल प्रॉब्लम होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, तो उस समाज के जो लोग होते हैं उनकी हैप्पीनेस, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है धीरे धीरे। और समाज में इस प्रकार की समस्याओं को रोग माना जाता है, एज ए डिजीज़ माना जाता है। और इस प्रकार की समस्याएं उस समाज में ज़्यादा होती हैं जहाँ पर लोगों को, इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को, अगर उनको किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डेविएशन है उनमें, तो अगर उसको गलत माना जाता है, वांछनीय माना जाता है, तो उस प्रकार के समाज में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं ज़्यादा प्रेवलेंट होती हैं, और इसी वजह से समाज विघटित होने लगता है, डिसऑर्गेनाइज होने लगता है। और सेकंड अप्रोच यहाँ पर है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। जैसा कि इस अप्रोच के नाम से ही आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसमें जो बायोलॉजिकली डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से लोगों में काम करने की जो क्षमता होती है कमज़ोर हो जाती है। साइकोलॉजिकली वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जब लोगों को नीचे ग्रुप में रखा जाता है या उनका स्तरीकरण किया जाता है, स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, तो ऑफ कोर्स जो लोग नीचे तबके के लोग होते हैं वो हमेशा कमज़ोर होते हैं, ऊपर वालों से दबाए जाते हैं। तो उनमें एक बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली एक उनमें इनकैपेबिलिटी डेवलप हो जाती है, कि वो उनकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इन द सोशल प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ द लैक ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ इन्फीरियर क्लास। जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनमें एक कैपेबिलिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है किसी काम को ना करने की। ठीक है, तो ये होता है बायो साइकोलॉजिकल अप्रोच। एंड द थर्ड इज जियोग्राफिकल अप्रोच। इसमें क्या है बेसिकली, इसमें समाज का जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है सोशल, उसका कारण है कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि डिफरेंट जगह पे रहते हैं, उनकी सुपरिटी ऑफ कल्चर्स एंड बैकवर्डनेस ऑफ पीपल्स, जैसे कि डिपेंड करता है कि ज्योग्राफी उसकी कैसी है। फॉर एग्जांपल लैंड, वाटर रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल है वहाँ पर, क्लाइमेट वहाँ का कैसा है, सोल, नेचुरल फ्लोरा फौना, टेम्परेचर, ये सभी के सभी जो फैक्टर होते हैं वो भी मेन फोकस करते हैं। और इसकी वजह से समाज में जो जोग्राफिकल फैक्टर होते हैं उसकी वजह से, जैसे क्राइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इलिटरेसी, सुसाइड, डाइवोर्स, ये सभी की सभी जो प्रॉब्लम होती हैं ये प्रेवलेंट हो जाती है समाज में, और समाज धीरे धीरे विघटित होने लगता है। सो नेक्स्ट अप्रोच है दैट इज अ कल्चरल लैग अप्रोच। इसमें बेसिकली ऑगबर्न के द्वारा इसको समझाया गया है, और उन्होंने बताया है कि समाज में अगर हम जब भी कुछ मटेरियलिस्टिक चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं, और अगर उसके अकॉर्डिंग हम सामाजिक संस्थाएं नहीं बना पाते हैं, अप्रोप्रिएट सोशल इंस्टीट्यूशन को फॉर्मुलेट नहीं कर पाते हैं, तो उनके दोनों के बीच में जो चेंजेस होता है और जो लैग होता है, कमी होती है, वो जो कमी होती है हमारे समाज को तोड़ देती है। जैसे कि यहाँ पर जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए हैं
कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है उससे। फॉर एग्जांपल अगर आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं, बट अगर आप यूथ को स्किल नहीं करते उसके अकॉर्डिंग, तो वो जो यूथ है वो कैसे जो उसको अडॉप्ट कर पाएगी उस जॉब को, उस प्रोफाइल को, तो वो बेरोजगारी की तरफ बढ़ेंगे फिर। और इसी प्रकार से फिर डिप्रेशन, पॉवर्टी पॉवर्टी आएगी, क्राइम बढ़ेगा, और ये सभी सभी की जो समस्याएं होती हैं उत्पन्न हो जाती हैं अगर हम जब भी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, सामाजिक संस्थाएं, और जो हम मटेरियलिस्टिक चेंजेस जो अडॉप्ट कर रहे हैं समाज में, उनके बीच में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं तो हमारा समाज टूटने लगता है। एंड नाउ द रूरल कम्युनिटी। अब हम रूरल कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। इसमें रूरल कम्युनिटी और अर्बन कम्युनिटी दोनों हैं, उसको दोनों को ही पढ़ते हैं एक एक करके। सो लेट अंडरस्टैंड दी रूरल कम्युनिटी। रूरल कम्युनिटी क्या होती है? एक ऐसी कम्युनिटी जो कि रूरल मतलब एक रूरल एरिया में, एक ऐसी जगह, छोटी सी जगह पर रहती है, स्मॉल एरिया में, विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, एंड विच फॉलो द एग्रीकल्चर नॉट ओनली एज अ ऑक्यूपेशन बट आल्सो एज ए वे ऑफ लाइफ। सो और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करते हैं अपने फूड को अर्न करने के लिए, गैदर करने के लिए, एंड अपने आप को बचाने के लिए जो एनिमी होते हैं उनको। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल साथ में रहते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के प्रति, म्यूचुअल उनके बीच में रिस्पेक्ट होता है, एक कनेक्शन होता है उनके बीच में, के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं छोटी कम्युनिटी में। तो ये होती है रूरल कम्युनिटी। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि कम्युनिटी कॉन्शियसनेस, उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के काम करते हैं, मदद करते हैं। एंड रोल ऑफ नेबरहुड, जैसे कि जो आसपास जो लोग रहते हैं उनके उनके अच्छे बुरे में काम आते हैं, उनके दुख दुख सुख में काम आते हैं, साथ में रहते हैं, एंड एक दूसरे की मदद करते हैं जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है अपने नेबर्स की। और जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली का मतलब सभी लोग साथ में रहते हैं, दादा दादी और माँ बाप बच्चे सभी, और दैट इज़ हैव वेरी क्लोज टाई विद देयर ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स। एंड द एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन आल्सो रिक्वायर दी कॉपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रूरल एरिया में लोग ऑक्यूपेशन उनका जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है, तो वहाँ पर इसी प्रकार की जो फैमिली होती है वो एग्रीकल्चर कर सकती हैं, जिनके बीच में कॉपरेशन होता है, सभी लोग मिलकर काम कर पाएँ। और फेथ ऑफ रिलीजन, ऑफ कोर्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो गांव के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस बिलीफ विश्वास करते हैं, और उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता है एग्रीकल्चर होता है, और जो कि डिपेंडेंट होता है टोटली नेचर पर, कि समा उसमें नेचर में कैसे बदलाव आ रहा है, रेन वाटर ये सभी पे। तो वो जो नेचर होता है उस पर काफ़ी उनका डर होता है, और काफ़ी उसका रिस्पेक्ट भी करते हैं नेचर के प्रति। तो ये उनमें एक फेथ भी रहता है रिलीजन को लेकर के। और सिंपलिसिटी, ऑफ कोर्स, जो गांव में लोग जो रहते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, एंड दे आर रिमेन अवे फ्रॉम दी ईवल ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उससे दूर रहना पसंद करते हैं, और एक सिंपल लाइफ जीते हैं, और बिलीव भगवान में विश्वास करते हैं। एंड दिस बिहेवियर इज ए नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल, एज दे आर पीसफुल लाइफ, और वो अच्छी पीसफुल लाइफ जीते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे अर्बन कम्युनिटी। सो नाउ लेट अंडरस्टैंड दी अर्बन कम्युनिटी। जिस प्रकार से हमने रूरल कम्युनिटी को अंडरस्टैंड किया कि रूरल कम्युनिटी बेसिकली एक छोटी सी जगह पर लोग कुछ लोग रहते हैं, और उनका ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर होता है, और वे ऑफ लाइफ उसी से वो अर्निंग करते हैं, और वो अपने एक नेचुरल एक नेचर के साथ जुड़ के रहते हैं। और अगर हम अर्बन कम्युनिटी की बात करें, तो अर्बन कम्युनिटी बेसिकली एक जगह में काफ़ी लोग रहते हैं, अर्थात वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है काफ़ी होती है, और हेट्रोजेनिटी होती है, अर्थात डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं अलग अलग जगह से आए हुए हैं, मोबिलिटी एंड वहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट होता है, और अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट स्टडिफिकेशन के लोग, और उनका जो सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन होता है काफ़ी डिफरेंट होता है। तो अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हम देखें, तो जो अर्बन कम्युनिटी किसको बोला जाता है? So all the place with municipality, corporation, cantonment board are notified town as a area community, and all the places which satisfy the following requirement, वो सभी प्लेसेस अगर ये जो रिक्वायरमेंट है पूरी करते हैं तो उन्हें अर्बन कम्युनिटी बोला जाता है। जैसे कि वहाँ की जो मिनिमम पॉपुलेशन 5,000 होनी चाहिए, और एटलीस्ट वहाँ के 75% जो वर्किंग क्लास है, वर्किंग पॉपुलेशन है, वो नॉन एग्रीकल्चर काम में इंगेज होनी चाहिए। जैसे कि एग्रीकल्चर को छोड़ के नौकरी करना, ये सब करना, बिजनेस करना, इन सब प्रकार के काम में 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है उसमें विलीन होनी चाहिए। एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एटलीस्ट 400% पर किलोमीटर स्क्वायर। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो एरिया है, ये 400, ये जो 1 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, इसमें लगभग 400 लोग रहने चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये दर्शाती है कि जो अर्बन कम्युनिटी किस प्रकार से बनती है। यहाँ की कुछ विशेषताएं होती हैं अर्बन कम्युनिटी की, जैसे कि
नेमलेसनेस, मतलब अज्ञानता ज़्यादा होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जगह लोग रहते हैं और वो अपने पड़ोसी को भी नहीं जानते हैं कि ये कौन है। काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं, उसके बावजूद भी नहीं जान पाते हैं। और होमलेसनेस भी रहती है, क्योंकि जो लोग शहर में जाते हैं काम करते हैं, वहाँ पर लोगों को स्लम में रहना पड़ता है। जगह नहीं मिलती रहने के लिए, तो घर घर नहीं होता कई लोगों का, लोग सड़क पर रहते हैं, स्टेशन पर रहते हैं। तो होमलेसनेस भी होती है, ये उसकी एक विशेषता है। क्लास एक्सट्रीम, क्लास एक्सट्रीम का मतलब होता है कि अर्बन शहरों में बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत गरीब भी लोग रहते हैं। तो डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं। कुछ लग्जरियस लाइफ जीते हैं, कुछ बहुत ही पॉवर्टी में रहते हैं। तो ये बेसिकली होता है क्लास एक्सट्रीम। मतलब एक्सट्रीम मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, या तो बहुत गरीब लोग, बहुत ज़्यादा अमीर लोग। और सोशल हेट्रोजेनिटी मतलब सामाजिक विषमता भी रहती है उनके बीच में, क्योंकि डिफरेंट टाइप के जो लोग वहाँ के आके रहते हैं, उनकी रेस अलग होती है, कल्चर अलग होता है उनका, उनकी ब्रीड अलग होती है, बायोलॉजिकल फीचर्स उनके अलग होते हैं। तो ये सभी सभी चीज़ें होती हैं, वो दर्शाती हैं वहाँ की सामाजिक विषमता को। और अब हम अंडरस्टैंड करेंगे ट्राइबल कम्युनिटी क्या होती है। सो लेट अंडरस्टैंड दी ट्राइबल कम्युनिटी। तो यहाँ पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, उनके उनके आधार पर tribe is a group of people in a primitive or barbarous stage of development, acknowledging the authority of chief and usually regarding themselves as having the common ancestor। मतलब उनकी जो एंसेस्ट्री कॉमन होती है, वो एक ही समाज से बिलोंग करते हैं, और वो उनके समाज में एक चीफ होता है, उसको रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं और उसकी बात मानते हैं, एक्नोलेज करते हैं। और वो ऐसा माना जाता है कि दैट इज प्रिमिटिव, मतलब आदिवासी लोग होते हैं, आदि लोग होते हैं। और बारबोरस असभ्य लोग होते हैं, जो ज़्यादा सभ्यता मतलब सिविलाइज नहीं होते हैं, अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं। और इसी प्रकार के संविधान में इसको मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 336 सेक्शन 25। जैसे कि वो लोग दैट हैव द प्रिमिटिव ट्रेंड्स, उनमें कुछ आदिवासी के लक्षण होते हैं। डिस्टिंक्ट कल्चर, उनका जो कल्चर है काफ़ी अलग होता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, लोग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं पसंद करते हैं। और जो मेन लैंड से काफ़ी मतलब अकेले में रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाते हैं। और साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। एंड ये सभी के सभी जो लक्षण हैं, ये ट्राइबल कम्युनिटी के हैं। यहाँ पर टीबी नाइक के द्वारा कुछ फीचर्स मेंशन हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्राइबल पीपल के। ट्राइब शुड हैव लिस्ट फंक्शनल इंटरडिपेंडेंसी विद इन द कम्युनिटी। बेसिकली क्या है कि वो जो कम्युनिटी उनकी होती है, उस पर वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, कहीं जाते हैं जंगल में लकड़ी काटने या फूड अर्न करने के लिए, तो वो सभी के सभी साथ में जाते हैं और साथ में काम करते हैं। एंड इट शुड बी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। ऑफ कोर्स जो ट्राइबल लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो खाने के लिए जंगल से ही अर्न करते हैं, जो कुछ करते हैं जंगल ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो दे आर वेरी इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दे शुड बी अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। ऑफ कोर्स जो आदिवासी लोग जो होते हैं, ट्राइबल लोग होते हैं, वो काफ़ी दूर इलाके में रहते हैं, शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, और वो शहरों में जाना पसंद भी नहीं करते। एंड कॉमन डायलेक्ट होती है उनकी बातचीत करने की, उनकी जो भाषा होती है सबकी एक जैसी होती है, तभी वो इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। और उनके कुछ कस्टमरी लॉ होते हैं, उनके कुछ कल्चरल, और जो लोग जिसको फॉलो करते हैं, या उनके जो क्लैन के जो हेड होते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन को मानते हैं। एंड उनके बीच में एक पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिटी पंचायत शुड इन्फ्लुएंस। तो ये कुछ इसके कुछ फीचर हैं यहाँ पर, आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। सो नाउ नेक्स्ट, बीकर सेक्शन क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें बीकर सेक्शन की, तो इसकी कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, बट अगर हम ऑब्जर्व करें समाज को, तो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन लोग बीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि वो लोग जो सोशली या इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कमज़ोर होते हैं, बैकवर्ड क्लास में जो लोग आते हैं, और अनटचेबल जो लोग होते हैं, समाज में उनके पास पैसा नहीं होता है, या समाज में उतनी इज्जत नहीं होती है, सामाजिक रूप से कमज़ोर होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो वो सभी के सभी लोग बीकर सेक्शन में आते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं कि हु आर एजुकेटिकली और सोशली बैकवर्ड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो भी बीकर सेक्शन में आते हैं। जैसे कि महिलाएं, हमारे समाज में महिलाओं की जो स्थान है समाज में बहुत ही कमज़ोर है, एंड कंस्टिट्यूट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। एंड बट हैविंग द मिनिमम इकोनॉमिक, उनके पास आर्थिक उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है, पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, पॉलिटिकल बिल नहीं होती है, और इसकी वजह से उनको भी बीकर सेक्शन में रखा गया है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज़ द वनरेबल सेक्शन। सो द वनरेबल सेक्शन का अगर हम देखें, तो जो वीकर सेक्शन होता है और जो वनरेबल सेक्शन है, वो लगभग सेम ही होता है। बट अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंशिएट कर देती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल
वल्नरेबल सेक्शन का मतलब होता है जो लोग काम करने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब वो ड्यूटी करने में सक्षम नहीं होते हैं, उनकी एबिलिटी नहीं होती फंक्शन करने की। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं, या जो बूढ़े लोग होते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी ड्यूटी डे टू डे लाइफ की। या जो वीकर सेक्शन, जो कमज़ोर, जो रोगी लोग होते हैं, जो बीमार होते हैं, मेंटली चैलेंज या फिजिकली चैलेंज जो पर्सन होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी बस सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, तो वो कहलाते हैं वल्नरेबल सेक्शन। और माइनॉरिटी ग्रुप कौन सी है? माइनॉरिटी ग्रुप का मतलब होता है कि जो मेजॉरिटी नहीं है, अर्थात फॉर एग्जांपल 10 लोगों में से 2 लोग हैं, 8 लोग अगर ये माइनॉरिटी में कहलाएंगे और 2 लोग मिनॉरिटी। तो बस इसके जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 लोग एथनिसिटी के आधार पर हम देखें, तो अगर 100 लोग हिंदू हैं और 20 लोग अगर क्रिश्चियन हैं तो ये माइनॉरिटी कहलाएंगे। रेस के आधार पर देखें या जेंडर के आधार पर, जैसे मान लो 80 लोग मेल हैं, 20 फीमेल हैं, तो ये माइनॉरिटी कहलाएंगे। और हेल्थ के आधार पर देखें तो ये जो पैरामीटर हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, बट जो मतलब है सबका एक ही है। जैसे रेशियल एथनिसिटी माइनॉरिटी, जेंडर एक्सेसिटी माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी, ये सभी के सभी माइनॉरिटी में आएंगे। ठीक है, जिनकी संख्या कम होती है वो माइनॉरिटी में आते हैं, सिंपल सा है। सो आज के लिए इतना ही। और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। ये यूनिट 2 का ही पार्ट है और ये सेकंड पार्ट इसका कल या परसों लेकर आएंगे। और इसी प्रकार से हम सभी के सभी जो यूनिट हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, 10 ही के 10 यूनिट आने वाले 20 डेज में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो काइंडली आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू वेरी मच।